Hi everyone, I am Amrita Bhatt and I'll be taking lectures on modern Indian history. मेरा जो फोकस है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन पे ही रहेगा। जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो एक बहुत वैसा सवाल आता है कि नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ, लोगों में जो देश के लिए प्यार नेशनलिज्म जो आया ये कहाँ से हुआ। तो इसके बैकग्राउंड से लेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हमारा आज का टॉपिक है विच इज़ द ग्रेट वॉर ऑफ 1857। क्या था ये ग्रेट वॉर ऑफ 1857? हमने स्कूल में तो यूजुअली पढ़ा ही है कि ये वॉर क्या था और इसके हम कुछ कॉजेज़ और इसके इम्पैक्ट जानते हैं, बट आज हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको हम म्यूटिनी ऑफ सिपॉइज भी बोलते हैं, यानी कि सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये एक विद्रोह हुआ था, म्यूटिनी ऑफ सिपॉइज हुई थी, जो कहाँ हुई थी? मेरठ में हुई थी इन 10 मई 1857। ये जो सिपॉइज की जो म्यूटिनी थी जो मेरठ में हुई थी, इसके मेरठ के बाद इसने काफ़ी इंडिया में काफ़ी ऐसे राज्य को कवर करा और काफ़ी नॉर्थ इंडियन प्रोविंस जैसे कि इलाहाबाद, उत्तराखंड और काफ़ी अन्य राज्यों में भी इसने अपनी म्यूटिनी, अपना रिवोल्ट दर्शाया। इसके और इस ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस ग्रेट वॉर ऑफ 1857 के और भी कई नाम हैं, जैसे कि इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन म्यूटिनी एंड सिपॉय म्यूटिनी और भी कई अन्य नाम हैं। अगर हम इससे बढ़ते हैं तो ये जो मेरठ में जो रिवोल्ट हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, मेरठ के बाद ये लोग पहुंचे दिल्ली, जहाँ पे कौन थे? बहादुर शाह। ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर उस टाइम पे, और वो चाहते थे कि बहादुर शाह उनके लीडर बने। लीडर बनने का रीज़न सिर्फ इतना ही था क्योंकि जब हम सब जानते हैं कि मुगल्स कितने ज़्यादा ताकतवर थे, तो वो चाहते थे किसी मुगल शासन का इनको एक प्रोक्लेमेशन मिल जाए, एक सहारा मिल जाए और जिसकी वजह से ये लड़ सकें। बहादुर शाह को इन्होंने वहाँ पे नाम दिया शहंशाह हिंदुस्तान, और इनको लीडर बनाते हुए वो चाहते थे कि जिनका जो पॉलिटिकल रैली थी इसको एक पॉजिटिव पाथ मिले। ये जो रिवोल्ट था ये एक हद तक मास मूवमेंट भी था और एक हद तक नहीं भी था। अगर हम इसके रीजन्स की बात करते हैं तो इसके रीजन्स में प्रोविंसेस जैसे कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये प्रोविंसेस ने भाग नहीं लिया था। वैसे ही पंजाब में सिख, हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर और काफ़ी अन्य राज्यों ने भी इस रिवोल्ट में भाग नहीं लिया था। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वॉज लॉर्ड कैनिंग, इनका साथ देते हुए इन्होंने इस रिवोल्ट से अलूफ रहे थे, अलग रहे थे। वहीं पे हम कुछ रीजन्स देखते हैं जहाँ पे इसका इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ा, जैसे कि अवध में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद, बरेली, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और काफ़ी अन्य राज्यों में भी। यहीं से निकल के हम कुछ हीरोज़ को देखते हैं जैसे कि रानी और झांसी, कुंवर सिंह और काफ़ी अन्य हीरोज़ भी, जिनको आज हम एज एन इंडियन नेशनल मूवमेंट ने काफ़ी हद तक मानते हैं और उनको काफ़ी हद तक पढ़ते भी हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि 2005 में यूपीएससी में इसके बारे में पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन ऐसे बना था कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो इसका पार्ट नहीं थे, और एक बार पूछा गया कि कुंवर सिंह कौन से राज्य के थे। तो कुंवर सिंह कौन से राज्य के थे? वो बिहार के थे। 2005 में क्वेश्चन आया था, आप लोग नोट कर सकते हैं। इन्हीं रीजन से अब आप एक मैप देखेंगे जो आपकी स्क्रीन में आएगा, उसे पॉज करके आप देख सकते हैं। इस मैप में आप देखेंगे कि 1857 में जो ब्रिटिशर्स थे उनका शासन किस तरीके से था, कौन सी जगहों में रिवोल्ट हुआ, कहाँ पे रिवोल्ट नहीं हुआ। इस पे पॉज करिए और इस मैप को ढंग से पढ़िए। ओके, सो अब आप मैप देख चुके हैं और आपको समझ आ गया है कि रीजन्स कैसे डिवाइडेड थे। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है कॉजेज़। ये रिवोल्ट हुआ क्यों, क्या कारण थे? इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला रिलीजियस, दूसरा सोशियो इकोनॉमिक, तीसरा पॉलिटिकल। रिलीजियस की अगर हम बात करते हैं यानी कि रिलीजन, तो हमेशा से एक तनाव रहा था ब्रिटिशर्स में और लोगों में रिलीजन को लेकर, हमेशा से वो कॉन्फ्लिक्ट था। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिपॉय में वो जो उत्साह नहीं थी, वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सबसे पहले 1824 में हम देखते हैं, जब 47 रेजिमेंट एट बाराकपुर में जब अफगान की लड़ाई हुई थी, वहाँ पे सिपॉइज को बर्मा जाने का ऑर्डर दिया गया। उनका मानना था कि अगर वो बर्मा जाते हैं, वहाँ की सी क्रॉस करते हैं, तो उनका जो रिलीजन है, जो हिंदू रिलीजन है, वो ख़राब हो जाएगा। वो जाना नहीं चाहते थे और जो लोग इस पे विरोध करते थे उनको मौत की सज़ा मिलती थी।
तो ये सबसे पहला एक कारण था रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का। यहीं से हम देखते हैं कि लोगों को ऐसा लगा कि शायद वो क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हैं, उनके रिलीजन पे उन्हें ठेस पहुंच रही थी। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट, यानी कि जो हमारी हड्डियों का चूरा था वो आटे में मिलाया जा रहा था, ऐसा भी एक र्यूमर आया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर इमीडिएट कॉज जो हम बचपन से पढ़ते हैं वो इस रिवोल्ट का ये था, इनफिल्ड राइफल्स, यानी कि ग्रीस कार्ट्रिजेस से जो बना हुआ था, ये पिग एंड बीफ का बना हुआ था, पिग एंड बीफ के फैट का बना हुआ था, दो रिस्पेक्टिवली दोनों ही रिलीजियस की बिलीफ्स को ख़राब कर रहा था। और ये जो कार्ट्रिजेस थे ये मुंह से बाइट ऑफ करके फिर लोड हुए जाते थे और मुंह पे वो लोग ये चीज़ ले नहीं सकते थे, तो सबसे बड़ा कारण बना। आप लोगों ने मंगल पांडे तो देखी होगी, तो वो यहीं से आया है। यहीं पे जो मंगल पांडे थे, जो फर्स्ट सिपाही थे जिन्होंने मेरठ पे वॉर चलाई थी, गोली चलाई थी, एक इंग्लिशमैन को मारा था, और वहीं से ये पूरा रिवोल्ट शुरू हुआ। अब हम बढ़ते हैं सोशियो इकोनॉमिक पॉज की तरफ। सोशियो इकोनॉमिक की अगर हम बात करते तो सैलरी सबसे बड़ा एक कारण था। जो सिपाही थे उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही थी, काम तो कराते थे मगर पैसा ढंग से नहीं देते थे, और अगर देते भी थे तो जो इंग्लिशमैन थे वो थोड़े उनसे अपर सीट्स में थे, तो जब अपर जगह पे थे तो उनकी सैलरी ज़्यादा थी, इन लोगों की सैलरी कम थी, तो ये उस बात से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। सिपाही की अगर हम बात हटाते हैं तो अब आते हैं रेवेन्यू सिस्टम, यानी कि पेजेंट्स, फार्मर्स, जो किसान थे वो रेवेन्यू सिस्टम से बड़ा परेशान थे। 70s 80s में जो परमानेंट सेटलमेंट और नए रेवेन्यू सिस्टम्स आए, रैयतवारी, माहरवारी, इन पेजेंट्स का टैक्सेशन बढ़ा दिया गया था, इनकी रेवेन्यू फिक्स कर दी गई थी। तो खेती हो ना हो, इनको ब्रिटिशर्स को एक अमाउंट तो देना ही पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत हरास हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। लगान मूवी इसी का एक कार्य वो है। आप लगान आप लोगों ने देखी होगी, तो यहीं से ये निकला है। अब बात करते हैं ताल्लुकदार, इनकी भी जो पावर थी वो कम कर दी गई थी। और उसके बाद ये जो जैसे हमने अभी बात करी रिलीजियस, उसमें सिपाहीज में, पीजेंट्स में, ताल्लुकदार में, तो इसने कई हद तक एक मास मूवमेंट की बात करी, कई हद तक, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में ये कहीं ना कहीं कुछ सेक्शंस, हमारी जो सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं हरास हो ही रही थी। पॉलिटिकली अगर हम बात करते तो एनेक्सेशन, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाला था, सभी जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी, अगर उनका खुद का बच्चा नहीं होगा तो वो जो प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिशर्स के आ जाएगी और फिर वो उनको प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगे। तो जो ये एनेक्सेशन था ये लॉर्ड डलहौजी ने निकाला था। काफ़ी राज्य इसके अंडर आए और काफ़ी राज्य को उनसे उनकी गद्दी छीन ली गई। रानी ऑफ झांसी यहीं से आया है, रानी ऑफ झांसी इसी का विद्रोह करते हुए इस रिवोल्ट का पार्ट बनी। रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट्स, ये जो रिवोल्ट था ये अनसक्सेसफुल रिवोल्ट था। 1857 जब ख़त्म हुआ तब फिर से क्राउन ने, ब्रिटिशर्स ने फिर से कई जगहों पे रीगेन कर लिया। काफ़ी पीस ट्रीटी भी साइन हुई और जो सिपाहीज थे उनको काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट्स भी मिली। हाँ, बट इसका ये एक अच्छा पार्ट था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इतने टाइम से राज कर रही थी वो ख़त्म हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब ख़त्म हो गई थी, बट फिर भी ब्रिटिशर्स यहाँ से नहीं गए थे। क्राउन ने सीधा कंट्रोल हम पे कर लिया था। अब लंदन से जो क्वीन थी वो सीधा हम पे डायरेक्ट कंट्रोल करती थी, बस ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी। इतना मास मूवमेंट को बाद भी क्या ऐसे रीजंस थे जो ये रिवोल्ट फेलियर रहा? रीजंस की तरफ बढ़ते हैं, क्यों ये फेल था। नो सोर्स ऑफ आर्मी, आर्मी पे सोर्स ही नहीं थी। अब राइफल्स की जैसे मैंने आपको बात ही बताया, वो जब मुंह पे ही नहीं ले रहे हैं वो कार्ट्रिजेस, तो कैसे? इंग्लिशमैन पे तो वो कार्ट्रिजेस थे, इन लोगों पे नहीं थे, और ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो इन लोगों पे नहीं थी, इनका आर्मी का सोर्स ही नहीं था। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन। कहीं लड़ाई मेरठ पे हो रही है, कहीं लखनऊ पे, कहीं बरेली पे, तो जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन कैसा होगा? ये दूसरा कारण बना इस लड़ाई को खराब होने का। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। दुश्मन की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जानते थे ब्रिटिशर्स कितने ताकतवर हैं, इनसे ज़्यादा कितनी ज़्यादा इन पे स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से भी ये लड़ाई खराब हुई। अब हम आते हैं, अगर हम इनके रिबेल्स की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया जो मास मूवमेंट था ये काफ़ी हद तक मास था और काफ़ी हद तक नहीं भी था। क्यों? कुछ रीजन्स कवर अप करा, कुछ रीजन्स ने कवर अप नहीं किया। वैसे जैसे कि काफ़ी मर्चेंट्स थे, इंटेलेक्चुअल पीपल थे, इंडियन रूलर्स थे, ये
इस रिवोल्ट से अलग थे। इन्होंने किसका साथ दिया? लॉर्ड कैनिंग का साथ दिया, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का साथ दिया। साथ देते हुए इन्होंने क्या किया? इनकी जो आर्मी थी, इन्होंने अपनी आर्मी ब्रिटिशर्स को दी। तो इंडियन आर्मी जो इनकी खुद की, हमारी जो इंडिया की आर्मी थी, वो हमारी खुद की आर्मी हमारे खुद के सिपाही से लड़ रही थी। ये भी एक कारण बना, हम अपने ही लोगों से लड़ रहे थे। तो जब हम अपने ही लोगों से लड़ रहे थे तो इस रिवॉल्ट का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा ना। लड़ाई किसके बारे में थी? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी। बट हुआ क्या? हमारी खुद की जो आर्मी थी वो हमारी दूसरी आर्मी से लड़ रही थी। बहादुर शाह जो यहाँ के लीडर थे, उन्हें खुद ही सिपाहीज पे फेथ नहीं था, उन्हें यकीन ही नहीं था कि ये सिपाहीज कुछ कर पाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया, पीजेंट्स क्यों लड़ रहे थे? रेवेन्यू के लिए लड़ रहे थे। सिपाहीज क्यों लड़ रहे थे? सैलरीज के लिए लड़ रहे थे, बिलीव्स के लिए लड़ रहे थे। वहीं पे कुछ हीरोज जैसे कि रानी ऑफ झांसी, कुंवर सिंह, ये क्यों लड़ रहे थे? एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए लड़ रहे थे। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट था। जब सबके अपने अपने ओन इंटरेस्ट थे तो ये इंडिपेंडेंस की लड़ाई कैसे हुई? सब हम बढ़ते हैं इम्पैक्ट की तरफ। ये जो पूरा रिवोल्ट था, भले ही अनसक्सेसफुल था बट काफ़ी हीरोइक भी था। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? शेक इन द रूल ऑफ इंडिया। क्या समझते हैं आप इससे? शेक इन द रूल ऑफ इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में अब राज कर रही थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब सीधा किस पे कंट्रोल आ चुका था? क्राउन ने इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। तो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। यहाँ किसने कंट्रोल किया? सीधा क्राउन ने कंट्रोल किया। सर एच.एस. कमिंघम जो एक हिस्टोरियन है, इनका बोलना है ये जो चेंज था, ये द चेंज वॉज फॉर्मल रादर देन सब्स्टिट्यूशनल। इससे वो ये बोलना चाहते हैं जो चेंज था ये सिर्फ एक फॉर्मल चेंज था। ब्रिटिशर्स अभी भी राज कर रहे थे, तो जो चेंज था कोई वर्दी चेंज नहीं था। राज अभी भी उनका ही था। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी हटाकर अब सीधा क्राउन ने हम पे डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। जो गवर्नर जनरल था उस टाइम पे इंडिया का, वो बना, वो भी होगा अब वायसरॉय ऑफ इंडिया। अब सिर्फ वायसरॉय ऑफ इंडिया की बात होगी। कौन था उस टाइम का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। इसे मार्क कर लीजिए, 2006 में प्रीलिम्स में पूछा किया है। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। जो डायरार्की सिस्टम था, जो डुअल गवर्नमेंट थी, जहाँ पे ऑटोनॉमी किसके हाथ थी? ब्रिटिशर्स के हाथ थी। और जो थ्रोन थी वो किसके हाथ थी? राजा के हाथ थी। वो डुअल सिस्टम खत्म हो गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, 15 मेंबर की जो काउंसिल थी, ये इंडिया में आ गई थी। अब ये हर चीज़ देखनी थी। क्वींस प्रोक्लेमेशन, जो क्राउन था, जो अब हम पे डायरेक्ट शासन कर रहा था, डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा था, इन्होंने बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, भेदभाव की हटकर जो आईसीएस का एग्जाम था, आज की डेट में आईएएस, उस टाइम पे क्या था? इंडियन सिविल सर्विसेज। 1861 में ये पास हुआ और बोला गया जो कंपटीशन होगा अब वो एवरेज होगा, अब वो बिना ये सोचे होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये एग्जामिनेशन क्रैक होएगा, जो कहाँ पे होएगा? लंदन में होएगा। बट अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर भी कुछ हायर सीट्स थी जो इंग्लिशमैन के लिए उस टाइम भी रिजर्व थी। इसको ध्यान में दीजिएगा। 2014 में इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना है। अब हम बात करते हैं यूरोपियन ट्रूथ्स की। तो ये जो रिवोल्ट थी किसने करी थी? सिपाहीज ने करी थी। कौन थे सिपाहीज? इंडिया के ही सिपाहीज थे ना। विश्वास खो दिया था। जो इंडियन सिपाहीज थे, अब ब्रिटिशर्स को उन पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगा ये तो कभी भी पलट जाएंगे, तो यूरोपियन ट्रूप्स बढ़ा दिए गए। जो यूरोप के सिपाहीज थे वो बढ़ा दिए गए। बंगाल में क्या रेशियो था? 1:2। वहीं पे बॉम्बे और मद्रास में रेशियो बना 1:3। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है जो आता है नेचर। इस रिवोल्ट का नेचर क्या था? कैसा था ये रिवोल्ट? अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। काफ़ी लोग इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, काफ़ी लोग इसे सिर्फ एक म्यूटनी के नाम से जानते हैं, काफ़ी लोगों का बोलना है ये सिर्फ एक रिवोल्ट था अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो रही थी उसकी तरफ। किसी का मानना है ये कुछ भी नहीं था। तो अब आपकी स्क्रीन में एक टेबल आएगा, इसमें मैंने कुछ हिस्टोरियंस और उनका जो नेचर है उसके बारे में दिया गया है। आप उसको ढंग से पढ़िए और देखिए कि क्या हिस्टोरियंस ने क्या क्या इस रिवोल्ट के बारे में बोला है। अब जब आपने नेचर पढ़ ही लिया है, देख लिया है क्या हिस्टोरियंस ने क्या क्या बोला है, तो अब हम इस रिवोल्ट से आप क्या समझें
कि इसने एक न्यू एरा को जन्म दिया, एक न्यू पीरियड को जन्म दिया। जो पुराना एरा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एरा, जो हम 1757 बैटल ऑफ प्लासी से देख रहे हैं, वो एरा अब खत्म हुआ। अब क्वीन ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया, अब क्राउन का डायरेक्ट शासन था, नया एरा आया। यहाँ पे कुछ लोगों ने काफ़ी टाइम तक सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। किस बेसिस पे सपोर्ट किया? यहाँ पे आती है हमारी व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। क्या थी ये व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी? काफ़ी मर्चेंट्स, इंटेलेक्चुअल्स जिन्होंने उस टाइम पे रिवोल्ट का साथ नहीं दिया, उनका मानना था कि जो वाइट पीपल हैं वो सिविलियंस हैं और हम जैसे बारबेरियन माने कि जंगली लोगों को वो सिविलाइज बनाने की उनकी ये ड्यूटी है। इस थ्योरी पे आधारित उनको लगा कि ब्रिटिशर्स के अंडर रहेंगे तो हमारा फ्यूचर सेफ है, हमारा भारत सुरक्षित है, हम शायद आगे बढ़ सकते हैं, हम उनके जैसे बन सकते हैं, सिविलाइज हो सकते हैं। मगर क्वीन ने जब हमारी तरफ शासन किया, उसमें हम एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं। हम और ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक लिमिट तक हमको एक्सप्लॉइट किया, एक प्रोविंसेस पे एक्सप्लॉइट किया, कहीं करा कहीं नहीं करा। राजा फिर भी गद्दी पे थे क्योंकि डुअल रूल था। डायरार्की तो अब ख़त्म हो चुकी थी, अब पूरा रूल किसका था? क्वीन का था। एक्सप्लॉयटेशन अब ज़्यादा हद तक होने लगी। इसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ब्रिटिशर्स, जो हमारे मर्चेंट्स थे, जो हमारे इंटेलेक्चुअल पीपल थे, इन्होंने इस एक्सप्लॉयटेशन को समझा और वहीं से हम एक नया एरा देखते हैं, एक न्यू वेव ऑफ नेशनलिज्म देखते हैं, जो हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ ले गई। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ आया हो। अभी आप एक स्क्रीन में 2 क्वेश्चंस देखेंगे जो मैंने बनाए हैं आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस लेक्चर के लिए। आप उसको अटेम्प्ट करिए, नीचे गए कमेंट सेक्शन में आप वो आंसर भी दे सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीक इसको डिस्कस करेंगे। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.